Keep your video on. We have discussed torque on a current loop in a uniform magnetic field. Now uh, we will discuss write down heading moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Uh, Write down a galvanometer is a device. A galvanometer is a device to detect current in a circuit. To detect current in a circuit. Okay, write down principle. A current carrying coil, a current carrying coil placed in a magnetic field, placed in a magnetic field experiences a current, ex- experiences a current dependent torque. Current dependent torque, which tends to rotate the coil, which tends to rotate the coil and and produces angular deflection and produces angular deflection. Write down heading construction. Construction. आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि अगर एक कॉइल में एक कॉइल अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है ना, करंट फ्लो हो रही है और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है. आई थिंक वीडियो इज नॉट क्लियर. है ना, तो this is the coil. This is the south pole.
This is the north pole. This is north pole. This is south pole. Okay, one coil is there, and this is pivoted here. Okay, and there is numbering. This is zero. Okay, zero scale 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। और यहाँ पे एक निडल होती है, निडल जो डिफ्लेक्शन शो करती है। ओके, कंस्ट्रक्शन में आप बना लोगे इसको। डन। देखो ये कैसे, ये कॉइल ऐसे, कॉइल जब ऐसे थी तो हम ऊपर से देख रहे थे ना, कॉइल ऐसे ऐसे कॉइल ना, करंट ऐसे 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 फ्लो हो रही है ना, हम ऊपर से देख रहे हैं। टॉप व्यू है ये, टॉप व्यू है। ऊपर से देखेंगे तो कॉइल के अंदर एक निडल लगी होगी, और निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो जो निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे ऐसे, तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी वैसे ही घूमेगी, है ना। जितनी ज्यादा करंट, करंट डिपेंडेंट मीन्स करंट पे डिपेंड करती है कि जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे ही उसमें टॉर्क में इंक्रीमेंट होगा, है ना। अभी हम आपने पीछे पढ़ा हुआ है टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एन बी आई ए साइन थीटा, पढ़ा था ना। हाँ, तो इसमें आप साइन देखो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमारा इधर होगा या इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड राउंड पे होगी ना, सर्कुलर इनवर्ड की तरफ इस तरह से होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई बी ए या ए बी जो भी, साइन थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, sin theta, sorry, theta is 90 always 90 degree, means sin theta is always 1 in this case। इसीलिए ये राउंड बनाया गया है, सर्कुलर बनाया गया है मैग्नेट। ठीक है, दूसरा इसमें नेक्स्ट है, थ्योरी में लिख लेना, थ्योरी में ये लिख लेना, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए, है ना। एक और चीज हम जानते हैं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टॉर्जनल कांस्टेंट एक टर्म आता है, टाउ इज इक्वल टू के थीटा। जिस तरह से स्प्रिंग की बात कर रहे थे, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। याद करो, जैसे ही हम स्प्रिंग को इसको एलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग एलोंगेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। एफ इज इक्वल टू के एक्स आता था, इसमें के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से जब किसी वायर को हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट घुमाते हैं, मोड़ते हैं, जब किसी वायर को हम ट्विस्ट करते हैं, है ना, तो ऑन ट्विस्टिंग टॉर्क, जब ट्विस्ट में जब रोटेशन मोशन की बात करते हैं तो वहां पे फोर्स के प्लेस पे टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज व्हाट, के इज द टॉर्जनल कांस्टेंट, यू कैन राइट। थीटा क्या है, सॉरी के क्या है यहाँ पे, टॉर्जनल कांस्टेंट। नोट डाउन।
उसके नीचे लिखो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. करंट को इंक्रीज करके हम एंगल को बढ़ाएंगे और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क इंक्रीज करता जाएगा, है ना. तो दोनों इक्वल हो जाएगा. जितना हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई होगा उतना ही हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई होता है. हम जानते हैं अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा बराबर होता है. तो ये इसमें हमारा जो फोर्स है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो अप्लाइड टॉर्क कह सकते हैं, है ना. जिस तरह से हम फोर्स की बात करते थे क्लास 11 में, सेम दोनों को चाहे तो आप बराबर कर सकते हैं. हाँ, दोनों को आप बराबर कर सकते हैं, है ना. कि यहाँ पे के थीटा इज इक्वल टू एल आई बी ए, थीटा इज इक्वल टू एल आई बी ए अपॉन के, है ना. तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बिकॉज ये मैग्नेट लगा हुआ है. एरिया ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट एंड टॉर्जनल कांस्टेंट. मटेरियल का टॉर्जनल कांस्टेंट है ना. ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है आई को छोड़ के. यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. यानी जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ट्विस्टिंग हमारी इंक्रीज करेगी. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द करंट. It is defined as the current which produces a कहाँ गया, हाँ. It is defined as the current which produces a deflection of one scale division, which produces a deflection of one scale division in the galvanometer is given by फिगर ऑफ मेरिट को जी से करते हैं वो आई बाई थीटा. यहाँ पे आई बाई थीटा, यहाँ पे आई को यहीं रहने दो, थीटा को इधर कर दो, है ना. आई को इधर रहने दो, थीटा इधर, क्या हो जाएगा के अपॉन एन बी ए. के अपॉन एन बी ए ना. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी क्या होती है, यानी 1 वोल्ट या 1 एम्पियर करंट बढ़ाने से कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है ना, कितना डिवीजन ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना. तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी. तो 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, लेकिन पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं सेंसिटिविटी. राइट डाउन हेडिंग सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. sensitivity of a galvanometer.
A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection, if it shows large scale deflection, large scale deflection, even when even when a small current is passed, even when a small current is passed through it, a small current is passed through it, or a small voltage, or a small voltage difference, or a small voltage difference is applied across it, is applied across it. इसमें दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी, दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी. ओके, राइट डाउन. नंबर वन, करंट सेंसिटिविटी, यानी करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कितना इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना, डिफ्लेक्शन में. तो लिखो करंट सेंसिटिविटी. It is defined as the deflection produced. It is defined as the deflection produced in the galvanometer. Deflection produced in the galvanometer. Deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference, when a unit current flows through it. When a unit current flows through it. When a unit current flows through it. देखोगे आप यहाँ पे आपके पास फार्मूला है ये वाला, क्या है, K इक्वल्स टू थीटा, K थीटा, K थीटा इज इक्वल्स टू NIB A, है ना. इसी को हम चेंज करेंगे थीटा अपॉन I कर देंगे, है ना. डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको बोलेंगे IS, मींस करंट सेंसिटिविटी, है ना, थीटा अपॉन I. तो थीटा अपॉन I करेंगे तो कितना देगा, NBA अपॉन K. नोट डाउन, NBA upon K. This is the formula for current sensitivity. I think clear. It is थोड़ा सा नेटवर्क डाउन है लेकिन तब भी चल रहा है. आई थिंक चलना चाहिए.
डन। ओके 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 ओके, ठीक है, लिखो आगे नेक्स्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज sensitivity, it is defined as the deflection produced, it is defined as the deflection produced, it is defined as the deflection produced in the galvanometer in the galvanometer when a unit potential difference, when a unit potential difference is applied across its end, is applied across its end, across its end, पर यूनिट करंट की जगह पे हम पर यूनिट वोल्टेज की बात करते हैं, है ना। थीटा अपॉन, इसी के नीचे लिख लेना आप लोग, थीटा अपॉन वी, दैट इज व्हाट, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वी एस। और हम जानते हैं आई में अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दे, थीटा अपॉन आई आर कर दे, तो ये आई आर वी के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हमने आर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हमको एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो एन बी ए अपॉन के टाइम्स आर, रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो एन बी अपॉन के आर, एन बी अपॉन के होता है यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी में, वोल्टेज सेंसिटिविटी में हमारा होता है एन बी अपॉन के आर। I think it is clear and very clear to you. If you have problem, you can ask. Otherwise, we will move further. Done. Keep your video on. Huh? Keep your video on. Write down next. Conversion of a galvanometer. Conversion of a galvanometer. Conversion of a galvanometer into an ammeter. Ammeter होता है AMMETER. Conversion of galvanometer into an ammeter. Write down, इसके अंदर लिख लो. An ammeter is a device used to measure current. An ammeter is a device used to measure current
through a circuit element, through a circuit element. ठीक है, उसके नीचे एक लाइन लिख लेना स्टार बना के, an ideal ammeter should have zero resistance. An ideal ammeter should have zero resistance. देखो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर से ही हमारा बनता है वोल्ट मीटर एंड अमीटर, यानी करंट मेजर करने के लिए और वोल्टेज मेजर करने के लिए, इसको हम अमीटर और वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है कि एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे, ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें जो भी करंट आई, मान लेते हैं कि टोटल करंट कितनी आ रही है आई, है ना, इसके साथ हम एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस का लगा देंगे रेजिस्टेंस, इसको हम शंट कहते हैं, है ना, और हम जानते हैं कि ये करंट टोटल आई आ रही है, तो इसमें हम मान लेते हैं कितनी करंट जा रही है आई जी, मीन्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और रेस्ट ऑफ द करंट जो हो जाएगी हमारी कितनी जाएगी आई माइनस आई जी, दैट इज पासिंग थ्रू शंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, देखो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं अमीटर, यानी ये हमारा क्या करता है करंट को मेजर करता है। बनाओ फिगर पहले, ये फिगर बना लो। देखो व्हाट इज जी, कैपिटल जी लिख ले यहाँ पे, कैपिटल जी इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज आई जी, आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई जी इज व्हाट, इट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई टोटल करंट, I minus Ig, I minus Ig is what? Current through shunt. Current through shunt. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे S, कैपिटल S, दैट इज शंट। शंट बहुत छोटा होना चाहिए, क्यों? वीडियो ऑन रखो, मैं रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, मैं पूछूंगा नहीं, अब रिमूव कर दूंगा।
सीधा, अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। देखो यहाँ पे शंट को बहुत लो रेजिस्टेंस पे रखा जाता है, क्यों? देखो क्या है, अगर मान लेते हैं कि कोई सर्किट बनी हुई है हमारी इस तरह से, कोई भी सर्किट बनी हुई है, तो बनी हुई है, बैटरी लगी हुई है, इस तरह से कोई सर्किट बनी हुई है। अगर हमको यहाँ पे करंट मेजर करना है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं, अमीटर लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना सीरीज में। अगर इस अमीटर का भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, इसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, तो इस पूरी सर्किट की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको ये क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा, है ना। यानी पूरा जो टोटल बिना गैल्वेनोमीटर लगाए जो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो अमीटर लगाने के बाद क्या होगा, बदल जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और अगर हम इसमें सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, अगर हम एक शंट लगा देते हैं और ये बहुत लो रेजिस्टेंस का लगाते हैं, तो इस पूरे का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में लगाया जाता है, तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है इन दोनों में जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम आता है। पता नहीं आपने आपको याद हो ना हो, याद हो या ना हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना कि जब दो रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में लगाया जाता है तो उनसे मिलने वाला जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है इन दोनों इंडिविजुअल में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा होता है। तो अगर हम शंट को बहुत कम रखेंगे तो इन पूरे का इक्विवेलेंट जो होगा बहुत कम आएगा, और जब हम सर्किट के अंदर जब अप्लाई करेंगे अमीटर को, तो वो सर्किट में क्या करेगा, अपने अपने प्रेजेंस को शो नहीं करेगा, यानी कि वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, शंट को बहुत ही लो रेजिस्टेंस का लेते हैं। अदरवाइज आइडियल केस में बोला है कि जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर ये जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगी तो सारी की सारी करंट इधर से पास हो जाएगी, इसमें चूंकि रेजिस्टेंस होगा इसलिए इधर से करंट पास नहीं होगी, है ना। अगर इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसलिए हम करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए होना चाहिए, बहुत ही थोड़ा होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो अब बात करते हैं हम लोग इसके एक्सप्रेशन की, कि अगर कोई इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि इसके थ्रू अगर हम जाते हैं वोल्टेज डिफरेंस और इसके थ्रू जाते हैं वोल्टेज डिफरेंस, दोनों सेम होता है। यहाँ से अगर हम जाएंगे, है ना, यहाँ से हम जाएंगे तो कितना जाएगा वोल्टेज डिफरेंस, V इक्वल टू आई आर होता है ना, आई आर, तो कितना जाएगा, आई इसमें कितनी है, आई कितनी है, आई माइनस आई जी, आई आर कितना है, आर के प्लेस में यहाँ पे शंट। फिर यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, आई यानी आई जी, कितनी करंट जा रही है, और इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, ये होती है हमारी इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जो कि अब आप इसमें जो भी आपको निकालना हो तो आप वैल्यूज को पुट करके बहुत इजीली इसे आप निकाल सकते हो। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, conversion of a galvanometer into voltmeter, conversion of galvanometer into a voltmeter, conversion of a galvanometer into a voltmeter।
ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक लो, लिख लो इसमें, द वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस a voltmeter is a device to measure potential difference, to measure potential difference। लाइन चेंज करके लिखना, an ideal voltmeter an ideal voltmeter an ideal voltmeter should have infinite resistance, should have infinite resistance। should have infinite resistance। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर है, एक यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। हमको अगर ए और बी के, मान लो कोई वायर गया हुआ है, यहाँ से कोई वायर गया हुआ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका नाम मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा एक क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं ना, लिख लो यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इससे इससे हम कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर बस इतना है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये वाला, this is external resistance and this is the resistance of the voltmeter, and this R should be very high, means it should be infinite in ideal case। अगर इसमें इनफाइनाइट हम रख देंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, है ना। तो फिर शो ही नहीं कर पाएगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, जिससे हम क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। यहाँ से जो भी करंट आएगी, हम मान लेते हैं आई करंट आ रही है ना, इधर जो करंट जाएगी उसको हम बोलेंगे आई जी, इधर जो करंट जाएगी उसको हम बोलेंगे आई माइनस आई जी। तो बताओ इसके ए बी के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अगर V जो कि हमको कैलकुलेट करना है, तो V इज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, I into R। R is what? That is G plus R, means resistance of galvanometer and resistance है ना। आइडियल केस में इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, इसका मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब सर्किट में कोई कोई पार्टिसिपेट नहीं, कोई इसका पार्टिसिपेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेशन इसका नहीं होगा इस सर्किट के अंदर। इसका मतलब कि जो हमको वोल्टेज मेजर करना है वो एक्चुअल में हमारा मेजर हो जाएगा। देखो
एक सर्किट में बनाता हूँ ऐसे समझने के लिए। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये हमारी बैटरी है ना, इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज डिफरेंस लगाना है। और अगर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ, तो क्या होगा कि इसका कॉम्बिनेशन से क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसलिए अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो गैल्वेनोमीटर लगाने से पहले जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस बाद में भी रहेगा। इसका मतलब कि सर्किट में कोई चेंजमेंट नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर अप्लाई करने के बाद। और गैल्वेनोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद सर्किट में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। इसलिए रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखते हैं। आइडियल केस में तो इनफाइनाइट रखते हैं, लेकिन इनफाइनाइट अगर रख देंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई डाउट हो तो पूछो। Any doubt? No. So this is all about this chapter. This is all about this chapter. Be ready for your pre-med exam. It is going to be held from 21st June. Okay. तो कोई दिक्कत हो तो बताना, अदरवाइज इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, है ना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आप लोग करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? If you have any problem you can type. I can't listen. Okay, you can type. I will see. No problem. Okay. Then write down present sir and leave the class. You can write present sir and leave the class.